हम जानते हैं कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड या NaCl। लेकिन इस वीडियो में हम इस बात का पता लगाएंगे कि ये एटॉमिक लेवल पर कैसे होता है। हम सीखेंगे कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है और आयनिक बॉन्ड क्या होता है और ये किस तरह बनता है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद करनी होंगी। पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरह मौजूद होते हैं। तो बुनियादी तौर पर एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी बात ये कि नोबल गैस के बारे में क्या ख़ास बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि नोबल गैस ही क्यों। तो नोबल गैस किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। हम ये समझना चाहते हैं कि इसको क्या चीज़ ख़ास बनाती है कि ये रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेती। शायद इससे हमें समझ आ जाए कि दूसरे एलिमेंट क्यों रिएक्ट करना चाहते हैं। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ मैंने नियॉन ली है जो कि एक नोबल गैस है और इसका एटॉमिक नंबर है 10। तो इसका मतलब है कि नियॉन के पास 10 प्रोटॉन हैं इसके न्यूक्लियस में और ये नियॉन का न्यूट्रल एटम है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बेतरतीबी से नहीं फिरेंगे बल्कि एक जगह में होंगे जिसको शेल कहते हैं। और शेल बहुत से हो सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 और हमने देखा था कि शेल को खसूसी नाम दिए गए हैं जैसे KLMN। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे नाम क्यों हैं तो इस बारे में परेशान मत हो, ये कुछ तारीखी वजूहात हैं जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये 10 इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में कैसे आते हैं। तो पहला शेल जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है इसको K शेल कहते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की गुंजाइश है। इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो सकते हैं। तो अब 10 में से 2 K शेल में होंगे और बाकी रह गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब दूसरा शेल मतलब L शेल, इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब तमाम 8 इलेक्ट्रॉन L शेल में डाल देते हैं। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में हैं और 8 इलेक्ट्रॉन L में हैं। तो इस तरह 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। यहाँ एक बात काबिले गौर है कि नियॉन के सबसे बाहर वाले शेल या वेलेंस शेल सबसे बाहर वाले शेल को कहा जाता है। तो ये शेल अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखता है और हीलियम के अलावा तमाम नोबल गैसेस अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखती हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यही वजह है कि नोबल गैस किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो इसका जवाब है बिल्कुल यही वजह है। हमने देखा कि दूसरे एलिमेंट जो रिएक्शन में शिरकत करते हैं वो इलेक्ट्रॉन या तो किसी को देते हैं या किसी से ले लेते हैं ताकि वो अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख के मुस्तहकम हो जाएं। तो ये देखकर हमने इस असूल को नाम दिया ऑक्टेट असूल का। तो ये असूल हमें बताता है कि एलिमेंट रिएक्शन में शिरकत करते हैं ताकि वो अपने बाहर वाले शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर सके। तो अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं और उससे समझ लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब है कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन शेल में कैसे घूमते हैं। पहले शेल में यानी K शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगले शेल में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास 2 जमा 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है और ये इलेक्ट्रॉन अगले शेल में जाएगा। ये हमारा 11वां इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम के सबसे बाहर वाले शेल यानी वेलेंस शेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। तो अब सोडियम अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा?
एक तरीका ये है कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले, तो फिर 7 जमा 1 हो जाएगा 8 और वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द प्रोटॉन्स की कशिश की वजह से घूम रहे होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो वो आपस में एक जैसी कशिश महसूस नहीं करेंगे। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन इससे दूर भाग जाएंगे। तो सही तरीका ये है कि सोडियम वैलेंस शेल में से अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दे और इस तरह सोडियम का बाहर वाला शेल दूसरा शेल मतलब एल शेल हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन खोया तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। यानी अब जब सोडियम रिएक्शन में शिरकत करेगा तो वो इस चीज को फौकियत देगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो सके। तो चलिए अब क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं और इस तरह 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले में सिर्फ 2 होते हैं और दूसरे में होते हैं 8। 2 जमा 8 होते हैं 10, तो बाकी रह गए 7। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसके सबसे बाहर वाले शेल में होंगे। यानी यहाँ क्लोरीन का भी ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है क्योंकि सबसे बाहर वाले शेल में या वैलेंस शेल में हमारे पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन हैं। हमें सिर्फ एक मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि क्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल हो सके। इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कबूल करेगा। तो भाई मुझे लगता है कि सोडियम और क्लोरीन तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं क्योंकि क्लोरीन सोडियम के इलेक्ट्रॉन के कहेगा कबूल है कबूल है कबूल है। लो जी मुबारक हो, हक महर एक इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है और इसी तरह ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। अच्छा देखिए कुछ मजीद चीजें होती हैं यहाँ पर। शुरू में सोडियम एक न्यूट्रल एटम था जिसके 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, यानी मस्बत और मनफी चार्ज बराबर थे। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो इसके पास प्रोटॉन तो 11 ही रहे लेकिन अब इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि सोडियम के पास एक इजाफी प्रोटॉन है, मतलब एक इजाफी मुस्बत चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास सोडियम प्लस आयन आ गया। इसी तरह अब क्लोरीन के पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन अब क्लोरीन मनफी आयन हो गया या क्लोरीन नेगेटिव आयन हो गया। अब सोडियम के पास मुस्बत चार्ज है और क्लोरीन के पास मनफी चार्ज है और हमें पता है कि एक दूसरे के बरअक्स चार्जेस एक दूसरे के साथ कशिश रखते हैं। तो इसी वजह से सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस यहाँ एक मजबूत कशिश रखते हैं और यही वजह है कि ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। इस तरह हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड और जो कंपाउंड इस तरह तैयार होता है उसे कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड।